आज पूरे देश में मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ के तत्वाधान में और समाज के सच्चे राष्ट्रवादी, सच्चे अंबेडकरवादी और समाज, युवाओं, किसानों, मजदूरों के सच्चे हितैषी संगठनों के सहयोग के साथ ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन देश के तमाम जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया है। उसी श्रृंखला में हरिद्वार, उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने अपने समाज के हक और अधिकारों के प्रति अपने जिंदा होने की आपने दस्तक दी है, क्योंकि आज भारत में जिस तरह से लोकतंत्र को एक मजाक समझकर लोकतंत्र का दुरुपयोग करके भारत की सीधी सादी जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, मैं उस पर अपनी बात को शुरू करने के लिए जर्मन के एक दार्शनिक की बात याद दिलाना चाहता हूं। निको ममलट कहते हैं सबसे पहले उन्होंने यहूदियों को कुचला, तो मैं तमाशबीन बना रहा क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं छेड़ा था। फिर उन्होंने समाजवादियों को कुचला, तब भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। जब वह ट्रेड यूनियनों को नष्ट करने आए तब भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं था। वह खानाबदोशों को कुचलने आए, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं खानाबदोश भी नहीं था। अंत में जब वो मुझे कुचलने आए तो मेरे साथ देने के लिए कोई भी चिंता न था। आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की ऐसी ही स्थिति है कि देश में जब छोटे मजदूर और किसान को कुचला जा रहा है तो देश का शिक्षित, रोजगार, बेरोजगार व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, और जब युवाओं को कुचला जाता है, शिक्षित बेरोजगारों को कुचला जाता है, तो किसान और नौकरी पेशा लोग नहीं बोलते हैं। इसके बाद में श्रमिकों को, नारियों को कुचला जाता है तो युवाओं, किसानों के और श्रमिक खुद नहीं बोलते हैं। मतलब हम सबको बारी बारी से इस देश की सरकार ने कुचलने की नीतियां बनाई है और वो सरकारें हमको बारी बारी से बलि का बकरा बना रही है। हम सबको ये बात समझते हुए कि अंततः बारी किसी न किसी दिन सबकी आनी है, और अगर इस बारी को रोकना है तो आज आपको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। साथियों, आज जिस तरह से भारत की सरकार के नाम पे एक संकुचित मानसिकता के लोग जो सरकार को बदनाम करके उधर बैठे हैं, जो इस देश में सरकार के नाम पर सरकारी संस्थानों का निजीकरण करते हैं और इस देश को बेरोजगारी की काली गहरी खाई में धकेलने का काम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो सरकारी संस्थान है उनमें जनता को सुविधाएं नहीं मिलती है। सरकारी अस्पताल को, सरकारी स्कूल को उन्होंने इतना बदनाम किया कि गरीब आदमी भी ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में और सरकारी अस्पताल में नहीं भेजना चाहिए। ऐसी बदहाली उन्होंने की जो लोग सरकार में बैठे हैं। लेकिन आप एक नजर डालिए, जो लोग सरकार में बैठे हैं और जो सरकारी नौकरियों में भी बैठे हैं, आप एक बार उनके स्टेटस पे देखिए। उनके स्टेटस में कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं होता है, लेकिन वही लोग जब सरकार में होते हैं, सरकारी संस्थान में नौकरी में होते हैं, तो वो लोग
वहां की व्यवस्था को बदहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो सरकार के गुलाम होते हैं। और उस गुलाम लोगों की वजह से इस देश के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। आप देखेंगे कि आज भारत की सरकार ने निजीकरण के नाम पर देश के उन तमाम संस्थानों को निजीकरण करने की नीतियां बनाई है। जो सरकारें कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास करेंगे, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाले लोगों ने सबका विनाश करने का काम किया। ये सबका साथ सबका विकास वाले लोग गरीबों का विकास नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले देश की आम जनता को भारत के संस्थानों में रोजगार से बाहर करने के लिए निजीकरण का कॉन्सेप्ट लाया। इन बेईमानों ने भारत के रेल को बेचा। वो रेल जो भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ये वही रेल जिसको लालू प्रसाद यादव जैसे मूल निवासी नेता के नाम पे गहरे घाटे से मुनाफे में लाके दिखाया था, और उसके बावजूद भी मूल निवासियों के नेतृत्व को बदनाम करते हैं। और आज उसी रेल को इन्होंने सिर्फ नहीं बेचा है, इन्होंने देश में बीएसएनएल को बेचने की, एमटीएनएल को बेचने की, एलआईसी को बेचने की, इस देश के एयर इंडिया को बेचने की, इस देश के इंडियन ऑयल को बेचने की, इस देश की सड़कों को बेचने के लिए हर 5 किलोमीटर पे टोल टैक्स की व्यवस्था की है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे से रोड टैक्स लिया जाता है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे से रोड टैक्स लिया जाता है, फिर जब हम गाड़ी रोड पे चलाएंगे फिर हमारे से रोड टैक्स टोल टैक्स के रूप में लिया जाता है। साथियों, ये रोड को बेचने का काम है। इसके बाद भी इन लोगों ने देश के स्वास्थ्य संस्थानों को बेचा, इस देश के शिक्षण संस्थानों को बेचा, देश की यूनिवर्सिटीज को, देश के कॉलेज को, और जिसमें गरीब किसान मजदूर का बच्चा आज इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर तो नहीं, लेकिन कम से कम एक पढ़ा लिखा इंसान तो बन रहा था। इन्होंने वो सरकारी स्कूलों को भी बंद करने के लिए देश में नई शिक्षा नीति 2020 लाकर के सिद्ध किया है कि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ओबीसी, एससी, एसटी लोगों को किस तरह से बर्बाद किया जाए। वन टैक्स वन नेशन की बात, वन इलेक्शन वन नेशन की बात, वन नेशन वन टेस्ट की बात, वन नेशन कॉमन टेस्ट की बात, तो वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? इस देश का एमपी, इस देश का डीएम, इस देश का एसडीएम, इस देश का मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री का बच्चा, इस देश का रिक्शा चलाने वाले का बच्चा एक ही स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता? जब विधायक का घर आलीशान हो सकता है तो विधायक का मंत्रालय का शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान और सरकारी जो संस्थान है उनकी बदहाली क्यों है? आपको निजीकरण के मायने समझने होंगे। आप देखिए, जो सरकार कह रही है कि ये सारे संस्थान घाटे में चल रहे हैं, ये घाटे से बाहर निकालने के लिए हम जनता को बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। जनता को बेहतर सुविधा देने के नाम पर, कोरोना महामारी के नाम पर, उसकी आड़ में देश के एक एक संस्थान को बेच रहे हैं। लाल किले को मोदी जी ने बेचा और बेशर्मी के साथ ये सरकार लाल किले से भाषण देती है। यही सरकार देश के लोगों को, जो भारत का संविधान, हम भारत के लोग कह के भारत के संविधान में भारत के नागरिक की घोषणा करता है, ये सरकार 5-7 साल से आई और ये एनआरसी, सीएए, एनपीआर कह के भारत के मूल बासिंदों को देश में विदेशी सिद्ध करना चाहती है। ये विदेशी यूरेशिया से आने वाले आर्य ब्राह्मण
ये आर्य ब्राह्मण जो 5000 साल के सिंधु घाटी सभ्यता के भारत के मालिकों को आज भारत में आर्य संस्कृति को स्थापित करने के लिए नशे में चूर हैं, वो भारत के मूल निवासियों को संसाधनों से उनको अभाव में रखना चाहते हैं और आज वो विदेशी भारत के मूल निवासियों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। साथियों, इसी मानसिकता के खिलाफ पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती पर मैं आज पूरे देश के मूल निवासियों को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, जो आर्य ब्राह्मणों ने वैदिक संस्कृति में मूल निवासियों पर अत्याचार किया था, जो इस देश के शूद्रों पर अत्याचार किया था, जिनका अंगूठा काटा, जिनकी गर्दनें काटी, जिनको इन्होंने शिक्षा और संपत्ति से और संरक्षण से अधिकार विहीन किया, उन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने जूते से ब्राह्मणवादियों को सबक सिखाने का काम किया। पेरियार रामास्वामी नायकर एक राष्ट्र में ऐसे नेता जो मानवतावादी और विज्ञानवादी नेता थे, जिन्होंने निर्भयता के साथ, निसंकोचता के साथ ब्राह्मणवाद को सबक सिखाने के लिए, वो ब्राह्मणवाद जो देश में सबसे बड़ा आतंकवाद है, वो आतंकवाद जो रामदेव बोलता है मोहन भागवत के इशारे पे, वो मोहन भागवत खुद क्यों नहीं बोलता कि ये मूल निवासी संघ के लोग इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहने वाले लोगों को हम हरिद्वार से बता रहे हैं, उस चमचे रामदेव के माध्यम से आपको हम संदेश देना चाहते हैं, जिस रामदेव ने हमें कहा था बौद्धिक आतंकवादी, और आपके चमचे पत्रकार ने इन मूल निवासियों को कहा था इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। तो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का मतलब है बुद्धिमान आतंकवादी, और बुद्धिमान आदमी से भयभीत कौन होता है, उससे आतंकित कौन होता है? बुद्धिमान लोगों से आतंकित होने वाला बुद्धिहीन आदमी होता है। वो बुद्धिहीन जो ब्राह्मणवादी है, वो बुद्धिहीन जो इस देश को बेच रहा है, वो बुद्धिहीन जो इस देश को चलाना नहीं जानता, वो बुद्धिहीन जो रेल को बेचता है, वो बुद्धिहीन जो इस देश के शिक्षण संस्थानों को बेचता है, वो बुद्धिहीन जो महिलाओं को, किसानों को न्याय नहीं देता, वो बुद्धिहीन जो गाय के गोबर के लिए देश में राष्ट्रवाद बताता है, लेकिन मुसलमान, सिख, ईसाइयों की हत्या कराता है, उसको वो न्याय और राष्ट्रवाद कहता है। मैं उन सब का पर्दाफाश करते हुए ये जो निजीकरण है, पेरियार रामास्वामी की याद करते हुए उनको चेताना चाहता हूँ, जो भारत की सरकार, जिसको ये बीजेपी के लोग मोदी की सरकार कहते हैं, मोदी जी की सरकार नहीं है, ये भारत की जनता की सरकार है। भारत की जनता ने तुम्हारे धोखे में आके, तुम्हारे हिंदुत्व के धोखे में आके, हिंदू राष्ट्र के धोखे में आके आपसे ये धोखा खा लिया। अब हम धोखा खाने वाले नहीं, ये धोखा ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं। साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर ने उसी ब्राह्मणवाद जो देश में सबसे बड़ा आतंकवाद है, उसके खिलाफ जूते से वार किया था। हम भी आज भारत के उन भ्रष्ट नेताओं को ये घोषणा करते हैं कि वो भ्रष्ट नेता जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए हम भी जूता उठाएंगे। और जिस तरह से पेरियार रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणवाद पे जूते से वार किया था, सबसे पहले जूता मूल निवासी विद्यार्थी संघ उठाएगा। क्यों मूल निवासी विद्यार्थी संघ उठाएगा? आज वो राष्ट्रवादी छात्र संगठन कहाँ है? वो छात्र संगठन जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र या भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आज वो इस आंदोलन में क्यों नहीं है? और मैं उनको भी दोष देना चाहता हूँ जो भारत में अंबेडकरवाद के नाम पे युवाओं को भड़काते हैं, युवाओं का मिसयूज करते हैं, युवाओं को अंबेडकरवाद के नाम पे संगठित होने से रोकते हैं। आज वो लोग भी इस आंदोलन में शरीक होना नहीं चाहते, क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को नहीं मानते। वो बाबा साहब की फोटो लगाकर जय भीम कह करके
भारत के लोगों को, सीधे साधे लोगों को दुरुपयोग करना चाहता है। मैं आज इस निजीकरण का खुलासा करते हुए बताना चाहता हूं साथियों कि भारत की सरकार ने निजीकरण लाने की बात कही, बीएसएनएल और एमटीएनएल को निजीकरण की बात कही। अगर भारत की सरकार इस बीएसएनएल और निजीकरण जो घाटे में है, अगर उसको वो डेवलप करे तो आपको डेवलप करने में 75,000 करोड़ रुपया लगता है, लेकिन भारत की सरकार उसको डेवलप करना नहीं चाहती है। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, सारे मंत्री कहते हैं हम एमटीएनएल और बीएसएनएल को डेवलप नहीं करना चाहते। तो बात आती है कि खत्म करना चाहते हैं, इसको खत्म कर दिया जाए। आपको शायद पता होगा कि एमटीएनएल और बीएसएनएल के लोगों को, उनके कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया और उस रिटायरमेंट के प्रोसेस को जब पूरा करेंगे तो 95,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। यदि भारत के एमटीएनएल और बीएसएनएल को अगर हम डेवलप कर लेते हैं, जियो कंपनी से, एयरटेल की कंपनी से, रिलायंस की कंपनी से भी बड़ी कंपनी बना देते हैं, तो 75,000 करोड़ रुपया लगता है। वही बीएसएनएल जो जियो को सिग्नल देती है, वही बीएसएनएल जो इन सारे लालाओं की कंपनियों को सिग्नल देती है, अगर उसको बचा लेते हैं तो 75,000 करोड़ रुपया लगता है, और अगर उसको खत्म करते हैं तो 95,000 करोड़ रुपया लगता है। मतलब ये निकम्मी सरकार, ये लालाओं की गुलाम सरकार मरीज को बचाना नहीं चाहती, ये मारना चाहती है। इस सरकार की ऐसी निंदा भारत की जनता को करनी चाहिए कि इसको देश की सत्ता से जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए। आज पूरे देश में